नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ब्लैक फंगस की दस्तक, प्रशासन कितना सतर्क। जी हां, यूपी में कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। यूपी में अब तक अलग अलग जिलों में 76 मरीज मिले हैं और अब तक इस इन्फेक्शन से 3 लोग जान गंवा चुके हैं। कानपुर में 2 और लखनऊ में 1 मरीज की ब्लैक फंगस की वजह से जान गई है। सबसे ज्यादा 23 केस वाराणसी में सामने आए, वहीं राजधानी लखनऊ में 17 मामले सामने आए हैं। वहीं मेरठ में अब तक ब्लैक फंगस के 8 मरीज मिले। साथ ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से इस पर रणनीति बनाकर रिपोर्ट तलब की है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रशासन ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कितना तैयार है और प्रशासन की तरफ से इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है। क्या कोरोना महामारी में राज्य के जो हालात हैं उससे प्रशासन ने कोई सबक सीखा? क्या ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए लोगों को अब इलाज के लिए सही सुविधाएं मिलेंगी या फिर यह इन्फेक्शन भी कोरोना महामारी जैसे पैर पसारते रहेगी? बढ़ते कोरोना के बीच जहां यूपी में ब्लैक फंगस ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, वहीं इस बीच देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो केस ब्लैक फंगस के सामने आए हैं वो वाराणसी से सामने आए। वहीं राजधानी लखनऊ में भी कई केस मिले हैं। मेरठ में भी फंगस इन्फेक्शन के कई मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस ने लोगों की न सिर्फ जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आखिर अब कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस से बचने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, क्या कुछ तैयारी अब आगे की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस की दस्तक ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। यूपी में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है और इस बीच कई मरीजों की जान चली गई ब्लैक फंगस की वजह से। बताया जा रहा है कि कोरोना के ठीक होने के बाद उनमें ब्लैक फंगस की शिकायत भी देखी जा रही है। वर्तमान में जो मुख्य समाचारों में जगह पाए हुए हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जिसको सामान्य भाषा में बोला जा रहा है, तो पहले स्पष्ट ये करना है ये फंगल इन्फेक्शन है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन जब कभी इम्यूनिटी काफी दिन तक के लो बनी रहती है, आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह काफी दिन तक जब कमजोर रहती है, उस समय ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो जो कोविड के पेशेंट हैं जिसमें म्यूकरमाइकोसिस की बात चल रही है, अधिकतर वह मरीज हैं जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चला है, मधुमेह का रोग है जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं रही, और साथ ही साथ जिनको ज्यादा लंबा स्टेरॉइड देना पड़ा, जैसा कि अमूमन ट्रांसप्लांटेशन में भी देखा जाता है, जब अधिकतर आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। इसी प्रकार से कोविड के रोगियों में जिसमें स्टेरॉइड ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है और काफी दिन तक दिया जा रहा है, उसमें इस प्रकार की जो ब्लैक फंगस की म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम होती हैं। आप सभी से यही आग्रह है इसीलिए कि जब भी कभी किसी भी तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तुरंत के तुरंत उपचार लें, जिससे कि बहुत दिनों तक के आपको स्टेरॉइड के डोज पर ना जाना पड़े। ब्लैक फंगस नामक एक नई बीमारी सामने आने पर, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि यह कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान स्टेरॉइड के अधिक प्रयोग से हो रही है, इसके लिए भी विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में बेहतरीन कार्य किया है, उसकी तारीफ WHO ने भी की है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश में उत्तर प्रदेश से आधी या उससे भी कम आबादी वाले राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में संक्रमित होने वाले या कोरोना से मौत होने वालों की दर अत्यधिक कम है। सवाल यहाँ पर यह है कि ब्लैक फंगस से किसको कितना खतरा है। इम्यूनिटी लो होने पर ब्लैक फंगस तेजी से शरीर में फैलता जाता है।
इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ कोरोना महामारी, इस बीच जो लोग ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं कोरोना से, उनमें देखा जा रहा है कि अब ब्लैक फंगस की शिकायतें आने लगी हैं। सवाल इस बात का कि कोरोना महामारी से निपटने की जो तैयारी है, अब इस बीच ब्लैक फंगस, प्रदीप जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए पूरा कीजिए सवाल। जिस तरह से कोरोना महामारी एक तरफ यूपी में तेजी से बढ़ रही थी, इस बीच मामलों में कुछ राहत देखा गया, कमी आई। 17,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। लेकिन सवाल इस बात का कि जो मरीज ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं, अब उनमें ब्लैक फंगस की शिकायतें मिल रही हैं। यूपी में कई मरीजों की जान गई है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वाकई में अभी आपने जो बताया, ब्लैक फंगस का जो प्रॉब्लम क्रिएट उत्तर प्रदेश के और भारत में भी हुई है, उसकी एक बहुत गंभीर मामला है और बहुत एक गंभीर लड़ाई है फिर से कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उन्हें भी कैप्चर कर रही है, और जो ऑलरेडी ज्यादा बीमार रहते हैं, जिन्हें ज्यादा शुगर रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। इस चीज को लेकर देखिए, हमारी विशेषज्ञ चीजें लगे हुए हैं, भारत के वैज्ञानिक इन चीजों को ढूंढने में लगे हैं, और डॉक्टर्स का कहना भी है जो ब्लैक फंगस उन्हें ज्यादा कैप्चर कर रहा है, जो कोरोना के बहुत गंभीर सिम्टम्स में रहे और जो बहुत मुश्किल से बचे और जो घर पहुंचे, उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी में रहना है। जिन्हें ज्यादा शुगर रहती है या ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और ज्यादा एजेड जो आंखों की प्रॉब्लम, उनसे ही शुरुआत है। उन्होंने ब्लैक फंगस की, देखिए हमारे विशेषज्ञों ने बहुत सी चीजें बताई है कि क्यों ब्लैक फंगस किन कारणों से होता है। सरकार इस चीज को गहनता से देख रही है। देखिए अब जो कोरोना से स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे हैं, उनमें ज्यादा दिक्कतें आ रही है ब्लैक फंगस की। अभी विभिन्न जिलों के अंदर आपने बताया भी और मुझे भी संज्ञान में था भी कि ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम आई है, उस चीज को लेके जनता के लिए जागरूकता। देखिए डॉक्टर रोज हर पैनल बना के डॉक्टर टीवी पे बैठ रहे हैं, इस विषय को बता रहे हैं किस तरह रहना है, क्या साफ सफाई करनी है। उन चीजों को फॉलो करना भी हम सबका काम है और लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए भी फिर तैयार है सरकार भी और प्रदेश सरकार भी, और हम जनता को भी इस चीज को तैयार करने में और समझाने में भी लगे हैं। लेकिन प्रदीप चाहा तो जल्दी कामयाबी पाएंगे इससे। बिल्कुल जल्द कामयाबी पाई जाए, इसकी कामना हम भी करते हैं। लेकिन प्रदीप जी, सवाल इस बात का है कि कोरोना से जंग लड़ते लड़ते देखा जा रहा है कहीं बेडों की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसे धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। लेकिन क्या ब्लैक फंगस के आ जाने से, क्योंकि इसका इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं, तो क्या इतनी सुविधाएं हैं कि एक तरफ कोरोना मरीजों का इलाज हो सके, उसके बाद जब उनमें ब्लैक फंगस की शिकायत आए उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके? डॉक्टर्स की इतनी तैयारी है, इतनी प्रशासनिक तैयारी है, या शुरू हो गई है तैयारियां? नहीं, तैयारी तो पहले से शुरू थी। इस लड़ाई के लिए और तैयारी शुरू हो गई। डॉक्टर्स भी देखिए, किसी चीज की अगर कोई नई बीमारी या नई चीज आई, डॉक्टर भी उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस चीज को देखते हैं कि भाई पेशेंट को ये चीज है कि ये अगर ब्लैक फंगस है या कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या तथ्य है, क्या वजह है जो आई है, तो वो डॉक्टर इस काम को करते। देखिए हम आप तो डॉक्टर नहीं है, ना इस चीज में गहनता से बता सकते, मगर यही है कि चिंतन जरूर कर सकते हैं। विशेष देखिए हम यही कहेंगे कि बहुत सावधानी से हमें रहना और बरतना भी है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे लॉकडाउन को तोड़ने में और अपने घर में बैठने में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। जो घर में रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। अब आप जैसे हॉस्पिटल की बात करें, जो महामारी का संकट हमने इस 20 दिनों के अंदर देखा, 15, 20, 25 दिनों में जो देखा, वो एक बहुत गंभीरता का विषय था। उस विषय का संज्ञान लेते हुए सरकार बहुत सजग है और माननीय मुख्यमंत्री खुद जिले जिले जाके हर चीज का मुआयना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का एक प्रदेश का एक पहला मुख्यमंत्री होगा जो कोविड वार्ड के अंदर जाके मुआयना कर रहे हैं। ठीक है, ये नकारा नहीं जा सकता। ये मैं नहीं, पूरी मीडिया ने दिखाया है। मैं आपके माध्यम से कहीं मैं बड़ाई करना चाहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मनोज जी, सरकार तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। खुद मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर आगे आकर, जैसे कि अभी प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि हर वार्ड में जाकर जो है चेकिंग कर रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि अगर यही चीज कुछ समय पहले कर ली गई होती तो शायद ना इतने लोगों की जान जाती और जो तमाम बीमारियां एक के बाद एक पनप रही हैं ये आ पाती? जो मैं उत्तर देना चाहता था पूजा जी, वही उत्तर आपने दे दिया। आज सरकार अपने पीठ थपथपाने पे लगी है। मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो रही, होनी भी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर कुछ भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता तारीफ करेगी और
कार्यकर्ता नेताओं को भी तारीफ करनी चाहिए, विपक्ष को भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन कब आप कर रहे हैं? जब उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोग इस दुनिया से चले गए तब आप कर रहे हैं। अब ये मैं 5 लाख की बात करूंगा तो बीजेपी के हमारे साथी मुझ पे आरोप लगाएंगे 5 लाख लोग कहाँ मर गए। अभी तो 15,000 लोग सिर्फ मरे हैं दोनों कोरोना की जो वेव्स आई हैं। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से हमारा आरोप बीजेपी सुन पाएगी नहीं सुन पाएगी। लेकिन जो मैं पूजा जी कह रहा हूँ, आपके चैनल पे भी मैंने कई बार कहा, उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए, उनकी मौतें हो गई। मैं मान लेता हूँ चलो इसमें 1 लाख सामान्य मौतें हुई होंगी, तब भी 4 लाख लोग मर गए। उन सामान्य मौतें वालों को भी दवाई नहीं मिल पाई। वो कोरोना से नहीं मरे होंगे, लेकिन उनको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी तो वो सही उपचार नहीं मिल पाया, इस वजह से वो चले गए। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन? आप WHO से सर्टिफिकेट ले लो, आप अमेरिका से सर्टिफिकेट ले लो, दुनिया की बड़ी संस्थाओं से सर्टिफिकेट ले लो, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन इन अगर आप अपनी शाबाशी ले रहे हो, अपनी शाबाशी सरकार को दे रहे हो, तो ये 5 लाख मौतें हो गई, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? विपक्ष के जिम्मे ये क्या 5 लाख की मौतें आएंगी, या उत्तर प्रदेश के जिम्मे आएंगी, हाई कोर्ट के जिम्मे आएंगी, TV 100 के जिम्मे आएंगी, या मीडिया के पैनल के जिम्मे आएंगी? किसके जिम्मे आएंगी? कुंभ के जिम्मे आएंगी, ग्राम पंचायत के चुनाव के जिम्मे आएंगी? किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना इन 5 लाखों की मौतों का। ये जो 5 लाख मैं कहता फिर रहा हूँ, ये मेरा पागलपन है। और पागलपन इसलिए है पूजा जी, मैं लगभग 30-40 गाँव में बात कर चुका हूँ। 30-40 गांव कम नहीं होते हैं किसी आंकड़े को जानने के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश भर के। जहां भी आप, आज मैं सुबह इलाहाबाद मैंने बात की, प्रयागराज इसका नाम बदला गया था, हाई कोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर उमरिया करके गांव पड़ता है। 25 लोग पिछले 20 दिन में खत्म हो गए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, उस गांव के जो लोग निवासी उनका आंकड़ा है कि भैया 25 लोग मर चुके हैं। अब बताइए, क्या मैं जहां फोन करता हूं हर गांव में मौतें हुई? तो इतनी मौतें तो कभी नहीं उत्तर प्रदेश में हुई। पूजा जी आप भी हो सकता है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ या अगल बगल किसी स्टेट से, आप भी जानती होंगी कि गांव में या आपका भी कहीं कोई रिलेशन होगा तो क्या स्थिति है। हर गांव में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी 10-15 दिनों में वो अपनी मौत के बड़ी बुखार से मरता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी से मरता जा रहा है। आप खूब पीठ थपथपाइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आप अच्छा काम करिए, आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। लेकिन अच्छाइयों का श्रेय लेने के लिए सिर्फ सरकार नहीं है, ये कमियां हुई, जो मौतें हो गई, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कारण यही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ सचेत नहीं थी, चुनावी प्रक्रिया में जुटी हुई थी। अगर दूसरे चरण के बाद से ही माहौल बिगड़ा था पूरी तरीके से, अगर दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के बाद अगर बंद कर दी जाती और पंचायत चुनाव को आगे स्टंट कर दिया जाता, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख मौतें नहीं होती। ब्लैक फंगस को लेकर मैं जरूर पूजा जी एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को बहुत मजबूती के साथ, सिर्फ मजबूती के साथ, मैं ये कह सकता हूं, जब तक मैं अपनी कमजोरियों को सामने नहीं रखूंगा तो फिर मैं अपनी कमियों से लड़ कैसे पाऊंगा। सरकार वही चीज कर रही है, अपनी कमजोरियों को छिपा रही है और अच्छाइयों को बता रही है। मैं नहीं कहता आप अपनी इमेज बिल्डअप करिए, इस वक्त दौर इमेज बिल्डअप करने का नहीं है। आपकी एक, जैसे आज की डेट में आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का भंडार लग गया, आपको तारीफ। अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मर रहा होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष की भी इतनी हैसियत नहीं कि आपके लिए 2 शब्द कह पाए। लेकिन अगर जिस चीज की कमी से लोग मर रहे होंगे, आज गांव में प्रॉब्लम है, गांव में समस्याएं हैं, गांव में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं जब ऑक्सीजन की कमी लखनऊ में थी तब हम भी आवाज उठा रहे थे, आपका मीडिया चैनल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आवाज उठा रहे थे। आज कोई नहीं कह रहा कि लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी, नोएडा में ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि आपने उसकी पूर्ति करी। तो जब कमियां कही जाएंगी तभी उस पर सुधार होगा। सरकार अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि गाँव की स्थितियां खराब हो चुकी हैं। सरकार ऑल इज वेल का नारा दे रही है, मुझे नहीं लगता कि ऑल वेल कहने से ब्लैक फंगस या इस तरह की तमाम सारी बीमारियां जो इसके पीछे हो रहे हैं उससे रोक हो पाए। ठीक है प्रदीप जी, क्या वाकई में ऑल इज वेल है? गांव के जो हालात निकलकर सामने आ रहे हैं उससे क्या लग रहा है आपको कि अगर ऑल इज वेल होता तो फिर नियंत्रण पा लिया गया होता इस समय तो? और सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन, जो कि एकमात्र जरिया है इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, कब वो दिन आएगा जब पूरे 75 जिलों में तीसरे चरण के तहत जो प्रक्रिया शुरू हुई है उन जिले वासियों को भी वैक्सीन लगेगी?
जी मैं पहले थोड़ा सा माननीय मनोज जी बैठे, बड़ी अच्छी बातें मनोज जी ने करी। मैं माननीय मनोज जी आपको थोड़ा सा बता दूं कि ना तो पीठ थपथपाने के लिए बैठे हैं, ना सरकार में शाबाशी लेने के लिए बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन के जो नुमाइंदे बैठाए हैं अपनी सेवा के लिए, वो इस काम को कर रहे हैं, चाहे जिले वाइज जाके, चाहे वो हॉस्पिटल में जाके। थपथपाने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है, जनता ने चुना है उन्हें मुख्यमंत्री, और सब इलेक्टेड होके आए हैं। माननीय अखिलेश जी भी इलेक्टेड होके आए हैं, जो अब तक अपने सांसदीय क्षेत्र के अंदर ना तो पहुंचे हैं, ना कोई एक्टिवेशन दिखाया है उन्होंने। अगर ये नौबत आती मुख्यमंत्री होने के अगर अच्छे हुए होते तो आज शायद वो भी कहीं फ्रंट पे खड़े होके अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं और बस सांसद क्षेत्र हैं उसमें भी नजर आते हैं। पहली चीज देखिए, जितने भी प्रदेश के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो सरकार में काम के लिए आए हैं, जनता ने चुन के भेजा है, जनता के नौकर हैं। इस कर्तव्य काम करना उनका काम है, मैं भी उसमें से एक हूँ। इसमें कोई शाबाशी की बात नहीं है, शाबाशी जिन्हें चाहिए हो वो ले। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेमिना आज मजबूत है, उनका कोरोना मुक्त है, इसीलिए जिले वाइज घूम रहे हैं। क्या देखा कि देश के मुख्यमंत्री को ऐसे हॉस्पिटलों भ्रमण करते हुए? देखिए, स्थिति को संभालना है तो फ्रंट पे उतरना पड़ेगा, बातों से नहीं। इन्होंने 1 मिनट 5 लाख गिना दिए, ये इलाहाबादी फोन पे पहुंच गए। अरे भाई, आपका तो रोड है चलने के लिए। माने मनोज जी, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर अखिलेश जी को भी सिखाइए सब चीजें कि अपने सांसद क्षेत्र में पहुंचे, कुछ काम करें और सांसदों की तरह अच्छी वाहवाही होगी और बड़ाई होगी। दूसरी चीज, आप जो देखिए जो चीजें बात कर रहे हैं, हर हॉस्पिटलों में हर चीज की तैयारी अब पूरी एक्टिव है और हो भी रही है। जहाँ कमियां हैं प्रदेश के अंदर, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, फिर मैंने भी कही थी कि पीएम केयर फंड से हर जिले के हॉस्पिटलों में, जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू जितने भी बेड से पहुंचे गए, मगर कुछ प्रशासन जिन्होंने नहीं किया आज वो दंड भुगत रहे हैं और भुगतेंगे भी, जिनकी कमियों की वजह से वेंटिलेटर नहीं लगे, आईसीयू बेड्स नहीं चल पाए। हमें भी इस चीज का बड़ा अफसोस है। अगर सरकारी मुलाजिम अगर अच्छे से काम अपने करते होते तो बहुत जाने बचती। और इस चीज को, सब चीज को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री, यानी कि ये आप भी मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर चूक हुई है, जिसकी वजह से इतनी लोगों की जान गई, इतनी जिंदगियां खतरे में हैं? मैं देखिए, प्रशासन ने जो ढील अपनाई, अगर वो मशीनें पहले लग चुकी होती तो आज थोड़ा सा ये भागा दौड़ी जो हुई है, लगी मशीनें, ठीक है, वो 2 दिन लेट से लगी, मैं इसे नकारूंगा नहीं, मगर आज वो जो एक्टिव जो पहले होनी चाहिए बात का है कि देरी हुई है। उस देरी के दौरान जितने लोगों की मौत हुई, जिनकी स्थिति गंभीर हुई, उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और किन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? देखिए किस तरीके से गंगा नदी में बहते हुए कितने शव पाए गए। जी बिल्कुल, देखिए जो आप जिम्मेदारी की बात करें, उस जिम्मेदारियों की भी लिस्ट बन चुकी है। थोड़ा सा कोरोना काल कार्रवाई भी हो जानी चाहिए फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई भी होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सब चीज प्रशासन की निगाहों में, सरकार की निगाहों में कि प्रशासनिक आदमी ने किस किसने लापरवाही करी इस चीज को लेके। आज के डेट में जितने भी प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं पूर्ण रूप से धरातल पे उतरे हुए हैं, सजग होके। आज ये परवाह नहीं है उन्हें कि कोरोना होगा, देखो, क्योंकि सब मंत्री और अधिकतर कोरोना हो चुका है और दोबारा जिंदगी अपनी भारत से, अपने भगवान से मांग के दोबारा सेवा में उतरे। सब हॉस्पिटलाइज होके जितने मुख्यमंत्री और मंत्री लोग रहे, और आज आप पुलिस पूर्ण रूप सेवा में लगे और आपके माध्यम से सब दिखता भी है। आज मीडिया हर चीज दिखाता है, उससे कुछ ही छुपावा। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय मनोज जी से भी कि मनोज जी आप भी फोन ना करके संपर्क में आइए, उतरिए, जिले वाइज जाइए, माननीय सांसद जी से कहें अपने क्षेत्र में जाएं और दुख दर्द देखें। जितनी मौतें हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अगर समाज की सेवा के लिए उतरेंगे, जिसने आपको चुन के भेजा है, तो और ये आकलन कम होगा। आपके मेरे दोनों के बोलने से टीवी पे कुछ नहीं होगा, फोन पे कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करने से होगा। लेकिन धरातल पर काम करने की दुहाई आज आप जो प्रदीप जी दे रहे हैं, अगर जब वक्त था उसी दरमियान अगर ये तमाम चीजें कर ली गई होती है, विपक्ष के सहयोग की जो मांग की गई, बहुत देरी नहीं हो गई आपको लगता है मनोज जी? देखिए पूजा जी, एक मुख्य बात मैं डिबेट में लाना चाहूंगा और सभी चैनल पे लाना चाहूंगा, क्योंकि मैं लगातार डिबेट्स पे बैठ रहा हूँ और सभी चैनलों को वॉच कर रहा हूँ। कोई भी चैनल, आपका चैनल या कोई भी चैनल हो हिंदुस्तान का, सारी बातें तो करता है, अच्छी की बातें करता है, कमियों की बातें करता है, लेकिन इस पैंडेमिक में अंत क्या है? मौत ही तो अंत है। या तो सही होना, 2 ही चीजें हैं, सही होना या मौत होना, 2 चीजें। सही के आंकड़े प्रस्तुत हैं, इतने लाख लोग सही हो गए, सही की जांचें प्रस्तुत हैं कि इनकी जांच की गई, ये पाए गए, ये सही हो गए। मरने वालों की बात क्यों नहीं होती? और मरने वालों की बात कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, अफगानिस्तान करेगा,
आप अखिलेश यादव जी को, बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठता है, वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। आपका सब्जेक्ट ना अखिलेश यादव है ना राहुल गांधी। बिल्कुल। अखिलेश यादव जी भी पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से और एक सांसद की हैसियत। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो भी एक सांसद हैं और वो भी जनता से चुने हुए हैं। ठीक है, प्रदीप जी आ रहे हैं जी। आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात को रखूंगा और अगर मैं गलत कहूं तो मुझे टोक दीजिएगा, बात खत्म होना। अखिलेश जी सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पास कोई बहुत बड़ी ताकत तो है नहीं, एक सांसद निधि की ताकत है, पूर्व मुख्यमंत्री के और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से ताकत है। लगातार आजमगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या वहां अस्पताल में पिछली कोरोना महामारी में जितनी जांचों की मशीन लगाने की बात हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया। मैनपुरी में आदरणीय हमारे नेताजी ने भी पैसा दिया और वहां की मदद की। उनकी अवस्था तो बहुत हो गई, 80 साल के ऊपर के हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव ही रहे, उनका स्वास्थ्य अब हफ्ता भर लगभग हुआ है, वो सही हुए हैं। वो खुद कोरोना पॉजिटिव थे, उनको भी कोविड हुआ था। तो आप ये बात कह के, मैं नहीं समझता उनका ट्वीट आपने पढ़ा या उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि पार्टी के वर्कर्स, नेता अपने आप को बचाते हुए जनता की मदद करें। लोग कर रहे हैं, लोग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लोग दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं, लोग हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था से उत्तर प्रदेश में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर काम होगा, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं। आप उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो भी सिंगल नहीं, डबल इंजन की। आप हमसे मदद ले सकते हो, हम करेंगे। आप अपील करोगे, विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करते नजर आओगे। आप हमसे कहोगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने बचने के लिए हमारा नाम लेके राजनीति कर रहे हैं। आप हमारा नाम बिल्कुल मत लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम डिबेट में लीजिए, उनकी खूब प्रशंसा करिए। सिर्फ मेरी एक ही मैं आपसे, सत्य और तथ्य के साथ टीवी पे बैठिए। क्यों? आज अगर आप गिनती नहीं कराओगे तो जनता क्या नहीं गिन रही है? मेरा कोई रिश्तेदार खत्म हुआ, आपने कोविड में नहीं गिना, लेकिन मेरे अगर 4 रिश्तेदार या मेरे गांव के 10 लोग खत्म हुए तो मैं तो काउंट कर रहा हूँ ना। वो जनता जिसके घर से कोई व्यक्ति मरा वो तो काउंट कर रहा है ना कि भैया ये कितने लोग मर गए, कैसे मर गए। सवाल तो हर किसी के जहन में है प्रदीप जी कि जो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं उनके आंकड़े तो सामने आ रहे हैं, लेकिन जहां तक टेस्टिंग नहीं पहुंच पा रही है, जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जो अपने घरों पर आइसोलेट है, उनकी काउंटिंग कैसे होगी? क्या उनको काउंट किया गया है? जितनी तादाद में गांव का गांव, कई गांव ऐसे हैं जो पूरा का पूरा गांव बीमार है, लेकिन वहां तक टेस्टिंग नहीं पहुंच पा रही है कि वहां पर टेस्टिंग हो। कम से कम कितने लोग वायरल फीवर है, किनमें कोरोना है और कौन कैसे ठीक हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, मैं इस विषय को बताऊं, मैं पहले भी कही थी। देखिए 90.9% हर गांव के 10 टेस्टिंग और डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं। मैं फिर कह दूं आपके इस विषय को, देखिए 9.99% तक हर जगह टेस्टिंग, हर चीज हो चुकी है। हर गांव को ध्यान दिया जा रहा है और बहुत बारीकी से दिया जा रहा है। हर किसी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली गए थे, प्रदीप जी याद है? उस समय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने पत्र लिखा था कि एक बारी वहां के गांव के हालात देखिए, किस तरह से वहां पर लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने खुद माना था कि लोग बीमार हो रहे हैं, आखिर इलाज कैसे मिलेगा? जब बीमारी का ही पता नहीं चल पाएगा कि कितने लोग बीमार हैं, तो फिर कैसे ये पता चल पाएगा कि इलाज होगा कैसे? देखिए, सबसे पहले गांव के अंदर जो चीजें थी, मूलभूत सुविधाएं, उनको पहुंचाई गई हैं और यहाँ तक कि मेडिकल जितनी टीम से सबको पहुंचाया गया है। माननीय गंगवार जी ने बिल्कुल लेटर लिखा था, मैं इसे नकारूंगा नहीं आपके माध्यम से, बिल्कुल इसमें लिखा था। और प्रशासन के जो लोग हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक लापरवाही को अख्तियारी करी उन्होंने। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि कार्रवाई होगी या होने वाली है, ये वक्त है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। देखिए, आपके माध्यम से मैं भी घी चिपड़ी लगी बातें कर सकता हूँ और मैं हर चीज की जो बात कर रहा हूँ, कोई घुमा के बात नहीं कर, सीधी बात कर रहा हूँ। चाहे गलती प्रशासन की हो, सरकार की। आपने कहा 99.99%, इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ा कि गांव के हालात देखिए, उसके बाद ये प्रतिशत गिनाइएगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से प्रतिशत गिना रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि महामारी इतनी तेजी से नहीं फैल रही है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको अगर 5 दिन पुराने आंकड़े बताऊं कि 97,000 गाँव से 85,000 गाँव तक अब तक टीम पहुंच चुकी है। ये 5 दिन पहले का आंकड़ा है और अपना काम करने में लगी हुई है रात दिन। डॉक्टर्स भी, नर्स भी, जितने भी कोरोना का नाम जितने योद्धा सब लगे हुए हैं। हर जगह टेस्टिंग सिस्टम चल रहा है। कहीं पे क्या नाम
सुविधाएं जो पूरी है उसकी जो देखा जा रहा है, घर घर हर इलाज चल रहा है, हर घर में टेस्टिंग हो रही, गाँव में बैठा के खुद पीच चौपाल में डॉक्टर बैठे हैं, अपना घर बार छोड़ के इस काम को कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर्स कर रहे हैं काम, मैं कैसे निकाल दूं? अगर कोई मीडिया का कैमरा नहीं है, लेकिन जहां तक टीमें नहीं पहुंच पा रही है वहां तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्यों मनोज जी मैं गलत बोल रही हूँ? मीडिया का कैमरा अगर वहीं पहुंचे जहां पे मेडिकल टीम पहुंचने वाली है और पहले मीडिया का कैमरा घूम जा और उस चीज को दिखाए, वो इसे मैं ठीक नहीं मानूंगा। मीडिया यानी कि सच्चाई दिखा दिया। नहीं प्रदीप जी, यानी कि अगर सच अगर दिखाया जा रहा है, वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि इतने लोग बीमार हैं लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं आई है, शिकायत करने के बाद भी टीम नहीं पहुंच रही, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया का कैमरा पहले पहुंच जाता है, स्वास्थ्य विभाग की टीम बाद में आती है। उन्हें भी तो मैं सच्चाई कैसी है ये जो एक तरफा दिखाए, उन्हें भी दिखाइए ना, जो लाइन की लाइन पूरा गाँव खड़ा और टेस्ट करा रहा है, आप उन्हें भी दिखाइए ना। उन्हें भी दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर खुद ग्रामीण ये कहे कि यहाँ तक टीम पहुंच ही नहीं रही, हमने कितनी बार शिकायत कर ली, उनको क्या कहेंगे प्रदीप जी कि आपकी शिकायत गलत है, आप शिकायत नहीं कर सकते? वो भी उत्तर प्रदेश की जनता है, उन्होंने भी वोट किया है, उनके लिए भी जिम्मेदारी सरकारी होनी चाहिए, प्रशासन की होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ, बिल्कुल उन्होंने ही वोट किया, उनका मूलभूत अधिकार है हर चीज का। ऐसे मैं कैसे नकार दूं इस चीज को लेकर? मैं जो चीजें हैं, हर चीज प्रशासनिक काम है, वो चीजें पूर्ण रूप से पहुंच भी चुकी है, कहीं हो सकता रह भी गया है, और वहां भी पहुंचने में चीजें लगी हुई है, जहाँ सैनिटाइजिंग सिस्टम क्यों ना पूरा गांव सैनिटाइज किया जा रहा है, दवाई छिड़की जा रही है। ऐसे थोड़ी ना है कि प्रशासन चुप बैठा है, मुख दर्शन बने काम नहीं कर रहा है। अगर ये रोकथाम नहीं करता प्रशासन, उत्तर प्रदेश का काम नहीं करता, आज जो ग्रोथ रेट गिरा है कोरोना पेशेंटों का, तो यहाँ तक नौबत आती क्या? अभी तो हाहाकार मच चुका होता, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार काम ना करना होती तो। अब कैसा हाहाकार मचेगा प्रदीप जी? रोजाना 200-250 लोगों की जान जा रही है, अभी भी आपको लगता है कि हाहाकार इससे ज्यादा मचना चाहिए? मनोज जी, क्या लग रहा है कि किस तरह के हाहाकार की बात कर रहे हैं प्रदीप जी? देखिए, अभी उन्होंने मेरा जो सवाल उठाया था मैंने, उसका जवाब उन्होंने दे दिया अपने आप। उन्होंने कहा कि लगातार सैनिटाइजेशन और सब कुछ होने से आंकड़े गिर रहे हैं। आंकड़े गिर रहे हैं मतलब अब मौतें कम हो रही हैं। तो जो मौतें हुई हैं अब उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि शासन प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन जो मौतें हो गई और जो आंकड़े नहीं, आंकड़ों के तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपको बताऊं क्या प्रशासनिक व्यवस्था है। रज्जू भैया इनके सर संचालक रहे हैं। रज्जू भैया बुलंदशहर के रहने वाले हैं। एक बड़े टीवी चैनल का मैंने जब उनके गांव में वो एंट्री किया, 10,000 की आबादी वाले रज्जू भैया के गांव में बुलंदशहर में सिर्फ 78 लोगों की टेस्टिंग की गई एक दिन टीम भेज के, सिर्फ 78 लोगों की। आप बताइए, एक गांव में 10,000 में सिर्फ 78 लोगों की टेस्टिंग करके फिर दोबारा ना तो डॉक्टर जाते हैं ना कोई टीम जाती है, और उसमें उनके घर के भी, रज्जू भैया के घर के लोग भी बीमार हुए। ये उनका स्टेटमेंट है, रज्जू भैया का, आरएसएस के सर संचालक के भतीजे का स्टेटमेंट है, ये मनोज यादव का स्टेटमेंट नहीं है। तो बीजेपी के लोग, मैं किसी सांसद का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी विधायक की चिट्ठी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों का नाम जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा जी। मैं बिल्कुल एक लाइन में बात मनोज जी, हम आप दोनों राजनीति के हैं, डॉक्टरों का काम है करने का। हम लोग यहाँ बैठे कुछ भी कह रहे हैं, आपको निवेदन यही करेंगे, आप जो संदेश दें, अगर बैठ के आपके जो 1 मिनट का टाइम लग रहा है, सरकार निवेदन करूंगा, जो गांव के लोग हैं उन्हें आप निवेदन करें, ग्रामीण इलाकों तक टेस्टिंग पहुंचे, ट्रीटमेंट पहुंचे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अभी भी बरकरार है, इस बीच नई नई बीमारियां भी उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है, ऐसे में कैसे लोगों का इलाज होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहे TV 100 के साथ। नमस्कार।